गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज पीजीटी समाज शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें समाज शास्त्र की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। फिर हम लोग आज अंतिम सेशन में प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे ताकि आपको आनंद भी आए और ये इस बात का एहसास हो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो विषय वस्तु की अवधारणा को पढ़ने और समझने के बाद जो आ चुके या आने की संभावना वाले जो प्रश्न हैं, है ना, हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं, एक सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ें समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। देखिएगा, समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है? क्या समाज शास्त्र एक विज्ञान है या समाज शास्त्र मानविकी का एक विषय है, ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट है? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, समाज शास्त्र जो है वो न तो पूर्ण रूप से विज्ञान है न ही पूर्ण रूप से कला है, बल्कि समाज शास्त्र कला और विज्ञान का एक बेहतरीन सम्मिश्रण है। इन्हीं अवधारणाओं को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका विषय वस्तु यह है कि समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है। क्या समाज शास्त्र एक विज्ञान है? तो कुछ समाज शास्त्रियों का कहना है कि हां, समाज शास्त्र एक विज्ञान है, जबकि समाज शास्त्रियों का जो दूसरा समूह है इस बात को सहज रूप से स्वीकार करने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि समाज शास्त्र को हम विज्ञान का दर्जा नहीं दे सकते। तो समाज शास्त्रियों के जो दोनों समूह हैं, एक वैसे समाज शास्त्रियों का समूह जो समाज शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, एक वैसे समाज शास्त्री और उनका समूह जो समाज शास्त्र को विज्ञान स्वीकार करने में, है ना, हिचकिचाते हैं, उनको आपत्तियां हैं। तो सबसे पहले देखना होगा कि वो कौन कौन से विद्वान हैं, कौन कौन से समाज शास्त्री हैं जो समाज शास्त्र को विज्ञान मानने के पक्षधर हैं, और फिर देखेंगे कि वो कौन कौन से समाज शास्त्री हैं जो समाज शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते। क्योंकि एग्जाम में जो आपका जो पीजीटी का जो क्वेश्चन है उसका नेचर यही है कि वो पूछेगा कि समाज शास्त्र की प्रकृति फला समाज शास्त्री के अनुसार क्या है, या फिर देखिएगा वो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समाज शास्त्री समाज शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं या कौन मानते हैं। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो आपसे आमतौर पर पूछा जाएगा, और फिर हम लोग आएंगे बारी बारी से कि समाज शास्त्रियों का वैसा समूह जो समाज शास्त्र को विज्ञान मानता है उनके क्या क्या तर्क हैं। क्योंकि ऐसे कह देने से तो वैश्विक समुदाय इसको स्वीकार नहीं करेगा या समाज शास्त्री इनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो समाज शास्त्री समाज शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, विज्ञान मानने के पीछे क्या तर्क दिया उन्होंने, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्न इससे भी आता है। दूसरी ओर समाज शास्त्रियों के वैसे समूह जो समाज शास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, उनका क्या तर्क है, उन्होंने किस आधार पर समाज शास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार किया है। तो उनके तर्कों को भी हम समझेंगे और तब जाकर के हम वस्तु स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन करेंगे कि क्या वाकई समाज शास्त्र विज्ञान है या नहीं है। और तभी हम तार्किक रूप से इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि वास्तव में समाज शास्त्र विज्ञान है या कला है, या कला और विज्ञान दोनों का एक सम्मिश्रण है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि समाज शास्त्र जो है वो विज्ञान है, इस विचार को मानने वाले समाज शास्त्री कौन कौन से हैं। ठीक है ना? यानी अगर हम देखें तो हम लोग आज पढ़ लेंगे समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो जैसा मैंने क्या बताया कि जब समाज शास्त्र की प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि मैंने जैसे बताया कि समाज शास्त्र की प्रकृति के संबंध में विद्वानों में मतैक्यता का
अभाव है। मतैक्यता का अभाव मतलब वो एक मत नहीं है, उनके मत भिन्न भिन्न हैं। आगे कहा गया कि कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, किंतु विद्वानों का जो दूसरा समूह है इसे विज्ञान मानने पर क्या है, सहमत नहीं है। तो भाई जो विज्ञान मानने पर सहमत नहीं है और जो सहमत हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो हम क्या पाएंगे भाई? हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र की प्रकृति, समाज शास्त्र की प्रकृति। तो मैंने क्या बताया कि कई विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। विद्वानों का दूसरा समूह इसे विज्ञान मानने पर सहमत नहीं है। तो आपको बस ऐसे ही तय कर लेना है, हाँ? इधर लिख लेंगे कि वो विद्वान जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और फिर वैसे विद्वान जो समाजशास्त्र को क्या है, विज्ञान नहीं मानते हैं, हम उनके बारे में लिख लेंगे। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, है ना, उनमें सबसे पहला नाम आता अगस्त काम्ट महोदय का। अगस्त काम्ट। तो आप देखिएगा अगस्त काम्ट महोदय का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने समाजशास्त्र को क्या माना भाई, है ना, विज्ञान माना। उसी प्रकार देखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम, अगस्त काम्ट, एमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, है ना, पैरेटो, इसको याद रखना है बढ़िया से, ताकि जब भी इस तरह का प्रश्न आया या इस टॉपिक से कोई प्रश्न आए ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे क्या तर्क दिया है, तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। अभी हम देखते हैं कि भाई ये ऐसे समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को क्या है, विज्ञान मानते हैं। अब देखिएगा विद्वानों का दूसरा समूह जो क्या है, इसको विज्ञान मानने पर तैयार नहीं है, उसमें एक नाम आता है पीटर वर्जर का। विलियम गुडे का, तो पीटर वर्जर, है ना, विलियम गुडे,
इसके अलावा सी राइट मिल्स का नाम आता है। पीटर वर्जर, विलियम गुडे, सी राइट मिल्स, ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या है, समाजशास्त्र को, इनको विज्ञान मानने पर आपत्ति है। ठीक है ना। अब देखिएगा कि जो समाजशास्त्र के अध्ययन से जुड़े वैसे विद्वान जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, ठीक है ना, जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, अगर देखा जाए तो उनका क्या तर्क है, यहां तक कि आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने या किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिया है, और उसमें से एक इधर से ले लेगा और 3 नाम इधर से ले लेगा, तो आपको सही आंसर का चुनाव करना पड़ेगा। उसी प्रकार देखिएगा कि कहेंगे कि विद्वानों का या निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जो है वो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, तो भाई इधर से एक नाम ले लेगा कोई और इधर से 3 नाम जोड़ करके आपसे पूछ देंगे। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, और कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं या कौन कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनको, है ना, समाजशास्त्र को विज्ञान स्वीकार करने में आपत्ति है। अब हम लोग जरा देख लें कि समाजशास्त्र की जो, या समाजशास्त्र को विज्ञान जो माना है, जैसे कि आपने देखा होगा अगस्त काम्ट है, हर्बर्ट स्पेंटर है ना, इमाइल दुर्खीम है, पेरेटो हैं, इन समाजशास्त्रियों ने जब समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है, तो आखिर इनका तर्क क्या है, ये कैसे कहते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाना चाहिए, इनके क्या तर्क हैं। और हम देखेंगे कि जिन्होंने विज्ञान मानने से इनकार किया है उनके अपने क्या तर्क हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वैसे समाजशास्त्री जिन्होंने क्या है, समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया है। देखिए कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति, यानी वैसे समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र को विज्ञान स्वीकार नहीं करते, उनको विज्ञान स्वीकार करने में आपत्ति है। तो आखिर उन्होंने कैसे बताने का, क्योंकि सिर्फ मुंह उठा के कह देने से तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उनको अपनी बात को तर्क के आधार पर सत्यापित करना पड़ेगा कि भाई आप अगर समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं तो विज्ञान नहीं मानने के पीछे आपका क्या तर्क है। तो देखिएगा कि विज्ञान नहीं मानने के तर्क के पीछे में सबसे पहला जो बताया गया कि समाजशास्त्र का जब अध्ययन होता है ना, तो उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। तो कहा जाता है कि समाजशास्त्र जो है, देखिएगा आप ऐसे याद रखिएगा कि जब भी कोई अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है वस्तुनिष्ठ अध्ययन और दूसरा होता है विषयनिष्ठ अध्ययन। पक्का है ना। तो कहा जाता है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का, चूंकि समाजशास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन है, तो कहा जाता है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का वस्तुनिष्ठ अध्ययन तो कर लेता है, लेकिन समाजशास्त्र समाज का विषयनिष्ठ अध्ययन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि समाज, देखिए जैसे कि समाज का जो संरचना हुआ, समाज की जो प्रकृति हुई, समाज की जो संस्थाएं हुई, उसका अध्ययन किया जाता है किसमें, वस्तुनिष्ठ अध्ययन में। लेकिन विषयनिष्ठ अध्ययन में क्या हो गया, मनुष्य, उसका भावनात्मक पक्ष, उसके विचार, उसकी मनोवृत्ति, ये सब क्या है, ये सब के सब विषयनिष्ठ अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो बताया जाता है कि चूंकि समाज और परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का व्यवहार, उसकी मनोवृत्ति, उसकी भावनाएं परिवर्तित होती रहती हैं, अतः समाजशास्त्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति का स्थायी तौर पर उसके
वैचारिक परिवर्तन या उसकी मन स्थिति या उस व्यक्ति का विचार या उसके मन का जो भावनात्मक पक्ष है उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये पहला तर्क था। देखिए उसी बात को यहां रखा भी गया है कि भाई जब हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके समाज और मानव के अध्ययन में करते हैं तो कहा जाता है कि मानवीय यथार्थ का कुछ पक्ष इसकी पकड़ से छूट जाता है, क्योंकि सामाजिक यथार्थ के दो पक्ष हैं। एक क्या है? एक है, आप देखेंगे, एक है वस्तुनिष्ठ और दूसरा है व्यक्तिनिष्ठ। अब कहा जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति जो है वो वस्तुनिष्ठ पक्ष का अध्ययन तो कर लेता है किंतु व्यक्तिनिष्ठ पक्ष का अध्ययन नहीं कर पाता, और कहा जाता है इसको निम्नलिखित पक्ष बिंदु के अंतर्गत समझा जा सकता है। कहा गया कि समाज के कुछ पक्ष भावनात्मक होते हैं जिनकी मात्रा थोड़ी ही हो, है ना, कि जिसकी माने किसी व्यक्ति में या समूह में भावनात्मक पक्ष का मात्रा थोड़ा ही सा है वो, लेकिन वो थोड़ा सा जो भावनात्मक पक्ष है वो भी क्या है, एक बड़ा आकार ग्रहण करता है। खास करके कि बताया जाता है कि भले ही भावनात्मक पक्ष छोटा होगा, थोड़ा होगा, किंतु सामाजिक यथार्थ के अभिन्न अंग होते हैं ये। और वैज्ञानिक पद्धति की वस्तुनिष्ठता पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो समाज शास्त्र है वो व्यक्ति के उस भावनात्मक पक्ष का, व्यक्ति के परिवर्तित हो रहे विचारों का, व्यक्ति के बदल रहे मनोवृत्ति का अध्ययन कर पाने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि आप खुद जानते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं कि समाज एक परिवर्तनशील अवधारणा है। समाज में नित्य नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये परिवर्तन की गति क्या है, बहुत धीमी या तीव्र भी हो सकती है, लेकिन समाज में परिवर्तन निरंतर हो रहा है। तो जब समाज में परिवर्तन निरंतर हो रहा है यानी समाज गतिशील है, तो इसी गतिशील समाज का अध्ययन करने वाला विषय है कौन? समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र में समाज में रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसकी मनोवृत्ति में, उसके भावनात्मक पक्षों में लगातार बदलाव होता है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव होता है। आप ही देखिएगा, अगर आप अंदर से स्वस्थ हैं, वैचारिक रूप से आप बिल्कुल परिष्कृत हैं, तो इसका आपके मनोवृत्ति पर, इसका आपके भावनात्मक पक्ष पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप आर्थिक रूप से संतुष्ट हैं तो इसका आपके मस्तिष्क और मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर आर्थिक रूप से आप चिंतित हैं तो आपके विचार में, आपके व्यक्तित्व में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकेगा। तो कहा जाता है कि जो समाज शास्त्र है वो समाज के या समाज का वस्तुनिष्ठ अध्ययन तो कर लेता है, लेकिन वो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन नहीं कर पाता, क्योंकि समाज में भावनात्मकता का जो पक्ष है भले ही आंशिक रूप से होता हो, बहुत थोड़ा होता हो, लेकिन उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, व्यक्ति पर पड़ता है, और इस भावनात्मक पक्ष का अध्ययन कर पाने में समाजशास्त्र सक्षम नहीं है। दूसरा कहा गया कि गुडे और हार्ट महोदय ये कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार एक समय से दूसरे समय तक, यानी अभी कुछ अलग है व्यवहार, थोड़े समय के बाद इसमें बदलाव आता है, तो एक समय से दूसरे समय तक इतना परिवर्तित हो जाता है कि इसके बारे में, है ना, किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक और सही भविष्यवाणी कर पाना संभव नहीं हो पाता है। मैंने आपको यही बात अभी बताया कि व्यक्ति का विचार जो है लगातार परिवर्तित हो रहता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार, है ना, आप देखेंगे व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति के क्या है, सोच में लगातार बदलाव आता है। अतः अभी व्यक्ति का विचार ऐसा है तो आने वाले 1 घंटे के बाद व्यक्ति का विचार वैसा ही रहेगा, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी या पूर्व कल्पना करना संभव नहीं। इसके बाद देखिएगा, कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक ज्ञान है, ये जो वैज्ञानिक अध्ययन है, मान लीजिए व्यक्ति के व्यवहार का
सामाजिक अध्ययन किया जा रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, व्यक्ति के व्यवहारों का सामाजिक अध्ययन किया जा रहा है। और सामाजिक अध्ययन में हम कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा उस वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? स्वयं मनुष्य है। तो ये हो सकता है ना कि मनुष्य जब अपने बारे में अध्ययन करेगा तो अपने बारे में अध्ययन करने के क्रम में ये अध्ययन सामग्री के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अध्ययन पद्धति में अपनी कमी को हटा करके अपनी अच्छाइयों को ज्यादा बता सकता है। यानी जब मनुष्य ही मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करेगा तो इसके पक्षपात पूर्ण होने की पूरी संभावना बनी रहती है। ठीक है ना? यही बात यहां कहा गया कि सामाजिक विज्ञान में मानव का अध्ययन जो है वो मानव के द्वारा किया जाता है, अतः पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। पूर्वाग्रह की अवधारणा संभावना मतलब मनुष्य अपने बारे में कभी भी अपनी कमी को उभारता नहीं है, वो अक्सर अपनी कमी को ढकने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में क्या होगा? समाज शास्त्र का वास्तविक अध्ययन नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज शास्त्र में आप पढ़ेंगे कि समाज शास्त्र समाज में क्या अच्छा है और समाज के लिए क्या बुरा है इसका अध्ययन नहीं करता है, बल्कि समाज के विभिन्न संस्थाओं और प्रक्रियाओं का यथार्थ में अध्ययन करता है। यह सामाजिक संरचना का यथार्थ में अध्ययन करने वाला क्या है? विषय है। अगला है कि समीक्षकों का मानना है कि सामाजिक विज्ञान में पूर्वानुमान व्यक्तियों से संबंधित होते हैं और व्यक्ति पूर्वानुमान को जान सकता है एवं जानबूझ करके अपने प्रयत्नों द्वारा इसे गलत सिद्ध कर सकता है। क्या बताया गया कि जो समाजशास्त्र के समीक्षक हैं उनका मानना है कि सामाजिक विज्ञान में क्या है? पूर्वानुमान जो होता है ना व्यक्तियों से संबंधित होता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने ही गतिविधियों का अपने ही व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है और उसमें पूर्वानुमान करने की क्षमता है और अनुमान ऐसा आया कि मनुष्य के व्यवहार में इस परिस्थिति में ऐसा बदलाव आता है, तो जब पूर्वानुमान की जानकारी मनुष्य को पहले से हो जाएगी तो क्या होगा? वो सतर्क हो जाएगा, वो अपने व्यवहार को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो विज्ञान पर आधारित वास्तविक ज्ञान है वो प्रभावित होगा और फिर वो वैज्ञानिक अध्ययन रह ही नहीं जाएगा। यही बात यहां कहा गया कि भाई पूर्वानुमान व्यक्तियों से संबंधित होते हैं और व्यक्ति पूर्वानुमान को जान सकता है और जानबूझ करके अपने प्रयत्नों द्वारा इसे गलत सिद्ध कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि पूर्वानुमान हुआ कि व्यक्ति जब है भूखा रहता है तब उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है और वो फिर अपने परिवार और समाज के लोगों से उग्र होकर के बातचीत करता है। और इस बात का सत्यापन करने के लिए अगर मान लीजिए एक पूर्वानुमान किया गया कि भाई कुछ लोगों को भूखा रखा गया और देखा गया कि देखिएगा भूख लगने पर या भूख बढ़ने पर इनके व्यवहार में परिवर्तन आता है कि नहीं, तो अपने अध्ययन के द्वारा जब मनुष्य अपने व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को जान गया, उसका पूर्वानुमान समझ लिया, तो वो क्या करेगा कि गलत साबित करने के लिए, अपने पूर्वानुमान को गलत साबित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आएगा कि नहीं, चाहे हम जितना भी भूखे रखिए 2 घंटे 3 घंटे हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। यानी वो उस पूर्वानुमान को गलत साबित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में क्या है? समाजशास्त्र का अध्ययन जो है निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि पूर्वानुमान व्यक्तियों से संबंधित होते हैं और व्यक्ति जो है पूर्वानुमान को जान सकता है और जानबूझ करके इसको अपने प्रयत्नों के द्वारा गलत सिद्ध कर सकता है। अब देखिएगा कि उपरोक्त जो सीमाओं के बावजूद लुंडबॉर्ग महोदय का मानना है कि मानव व्यवहार की जटिलता के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, राजनीतिक आदि अनेकों कारक हो सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। मानव व्यवहार में कुछ भी विशिष्ट नियमों द्वारा संचालित होते हैं, इन्हें सूक्ष्म अध्ययन द्वारा क्या है? स्पष्ट किया जा सकता है। यानी लुंडबर्ग महोदय जो है इस विचार से सहमत नहीं है।
भले ही बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने यह तर्क दे दिया कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन संभव नहीं है और समाजशास्त्र को विज्ञान स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लुंडबर्ग महोदय ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भाई मानव व्यवहार की जटिलता के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और राजनीतिक आदि अनेक कारक हो सकते हैं। माने इन कारणों से मानव व्यवहार में जटिलताएं देखी जा सकती है, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि उसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। मानव व्यवहार कुछ विशिष्ट नियमों के द्वारा संचालित होता है और उनके सूक्ष्म अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कि लुंडबर्ग महोदय का कहना है कि माना कि मनुष्य के व्यवहार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक आधार पर कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य का वैज्ञानिक ढंग से या समाज का या मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं हो सकता है। कुछ विशिष्ट रीतियों और सूक्ष्म अध्ययनों के द्वारा इसको पूरा किया जा सकता है। तो यह विचार किसका है? लुंडबर्ग महोदय का है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट के आधार पर भी यह पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम लोग आ जाते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाए और समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाना चाहिए, इस विचार का समर्थन करने वाले जो समाजशास्त्री हैं उनका क्या क्या तर्क है इस संदर्भ में, जरा इसको हम देख लें। तो देखिएगा क्या है कि सबसे पहले कि समाजशास्त्र विज्ञान है कैसे, है ना। अब समाजशास्त्र कैसे विज्ञान है, इसको है ना विज्ञान मानने के पक्ष में क्या क्या समर्थन या तर्क दिया गया है, इसको हम लोग कह सकते हैं। कहा जाता है समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। ध्यान से सुनिएगा, समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा क्या है? सत्यापित, प्रमाणिक और सटीक किस्म का होता है, विश्वसनीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि जो समाज शास्त्र है ना, उसमें जो भी ज्ञान उपलब्ध है वो वैज्ञानिक रीति से, वैज्ञानिक पद्धति से उसको संकलित किया गया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है। तो एक चीज जरा ना इसको पढ़ने से पहले जरा समझ लेना है, ताकि आपके दिमाग में भी अगर कोई इस तरह की समस्या है या आपकी समझ में भी कोई त्रुटि बैठी हुई है तो उसको हम लोग दूर कर लें। देखिएगा, हम लोग जब विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अभी मेरे दिमाग में आ जाता है कि विज्ञान का मतलब कोई विषय। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब भी हम लोग विज्ञान शब्द का उच्चारण करते हैं या विज्ञान शब्द को हम बोलते हैं, तब हमारे दिमाग में या सुनने वाले के मन मस्तिष्क में विज्ञान का अभिप्राय किसी विषय से संबंधित होता है कि विज्ञान कोई सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विज्ञान अपने आप में कोई विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान जो है वो अध्ययन करने की एक पद्धति है। क्या बताया मैंने आपको? विज्ञान अपने आप में कोई विषय नहीं है, बल्कि क्या है? विज्ञान एक अध्ययन की पद्धति है। तो किसी भी विषय का अध्ययन अगर हम वैज्ञानिक रीति से करेंगे तो वो वैज्ञानिक रीति क्या है? एक अध्ययन की पद्धति है। तो आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा संकलित ज्ञान ही विज्ञान है। क्या बताया मैंने आपको? वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा संकलित ज्ञान ही विज्ञान है। तो यह स्पष्ट कर लेना होगा कि विज्ञान अपने आप में कोई विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान अध्ययन की एक पद्धति है। जैसे आप देखते होंगे भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं ना, रसायन विज्ञान, तो तत्वों की, उसकी संरचना का, उसके स्वरूप का अध्ययन करने वाला जो कहे विज्ञान है वो कहलाता है भौतिकी विज्ञान। उसी प्रकार देखिएगा जीव विज्ञान, जीवों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है जीव विज्ञान। तो विज्ञान अपने आप में कोई विषय नहीं है, विज्ञान अध्ययन की एक पद्धति है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखेंगे यहां पर क्या बोला गया? समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। यानी समाज शास्त्र के अंतर्गत हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं या समाज शास्त्र के अंतर्गत जो भी ज्ञान उपलब्ध है
वो वैज्ञानिक पद्धति से संकलित किया गया है, वैज्ञानिक पद्धति से क्या है, उसको विषय वस्तु में शामिल किया गया है। आप कहेंगे सर कैसे? तो आप पढ़िएगा आगे कि समाज शास्त्र के अंतर्गत किसी भी सामाजिक घटना, किसी भी सामाजिक परिस्थिति, किसी भी सामाजिक परिवर्तन या किसी भी सामाजिक समस्या का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके अवलोकन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, अनुसूची विधि का इस्तेमाल किया जाता है, परीक्षण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा साक्षात्कार विधि का इस्तेमाल किया जाता है और उन विधियों का इस्तेमाल करके जो सूचना, जो ज्ञान, जो जानकारी इकट्ठा किया जाता है उसको देखिएगा वर्गीकृत किया जाता है। यानी एक तरह की सूचना, एक तरह की जानकारी को एक सूची में रखा जाता है। यानी उन जानकारियों, उन सूचनाओं और आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। सूचीबद्ध करके वर्गीकरण करने से क्या होता है, उसकी व्याख्या और विश्लेषण करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से जो अर्जित ज्ञान है वो समाज शास्त्र का विषय वस्तु है, यही कहा गया। इसलिए पंक्ति कही गई कि समाज शास्त्रीय ज्ञान का आधार क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। समाज शास्त्र में तथ्यों के संकलन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्या बताया मैंने आपको कि समाज शास्त्र में जो भी तथ्यों का संकलन किया जाता है उसके लिए विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति कौन कौन है, मैंने क्या बताया आपको, वो है अवलोकन विधि, परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, या इसके अलावा आप देखिएगा कि भाई साक्षात्कार विधि है। प्रत्यक्ष रूप से समाजशास्त्री उस समूह या समुदाय के बीच जाकर के उनकी गतिविधियों का, उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के दौरान जो सूचना, जो जानकारी, जो आंकड़ा और जो तथ्य इकट्ठा होते हैं उनको वो संकलित कर लेते हैं और संकलित करने के बाद उसका बारी बारी से वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण करने के बाद उसकी व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो प्राप्त जानकारी है वो विश्वसनीय प्रकृति की होती है, वो सटीक प्रकृति की होती है और वो वास्तविकता से युक्त होता है। तो कहा जाता है कि जैसे हमने बताया कि अवलोकन पद्धति, अनुसूची, साक्षात्कार, सामाजिक सर्वेक्षण इत्यादि। दूसरा है कि समाज शास्त्र जो है उसमें क्या है का वर्णन होता है। नहीं, समाज शास्त्र को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है। कैसे? तो समाज शास्त्र एक विज्ञान है, इसके क्या समर्थन में जो पहला तर्क दिया गया वो पहला तर्क क्या था, वो पहला तर्क है कि समाज शास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। यानी ये कहा गया कि समाज शास्त्र के अंतर्गत जो विषय वस्तु उपलब्ध है उसको वैज्ञानिक पद्धति से संकलित किया गया है, एकत्र किया गया है। दूसरा जो तर्क है वो ये है कि समाज शास्त्र में क्या है इसका वर्णन होता है। तो कहा जाता है ना, कि समाज शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है या क्या होना चाहिए, बल्कि वो घटना का जिस रूप में है उसी रूप में उसका चित्रण करता है। पक्का है ना? याद रखिएगा कि समाज शास्त्र जो है विज्ञान की तरह, देखिए विज्ञान भी क्या होता है, तटस्थ होता है, क्योंकि विज्ञान में भावनात्मकता का और क्या है, मानसिक चिंतन का कोई स्थान नहीं होता वहां पर। माने के लिए जो परंपरागत चिंतन की बात कर रहे हैं, बल्कि विज्ञान में क्या होता है भाई, तर्क का स्थान होता है। इसके अलावा विज्ञान जो है उसमें तर्क के अलावा कहा जाता है कि यथार्थता का स्थान होता है, कि विज्ञान ये नहीं देखता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है और क्या होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार समाज शास्त्र में भी जब समाज शास्त्रीय विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है तो समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि
वास्तव में क्या होना चाहिए इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी समाज का अध्ययन किया गया या किसी समूह या समुदाय का अध्ययन करने के लिए किया गया, लोग गए, तो हो सकता है कुछ समुदाय में रहने वालों के व्यवहार में कुछ कमजोरियां, कुछ विकृतियां दिखाई पड़े। तो समाजशास्त्र इस बात का निर्णय नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या होना चाहिए उनके व्यवहार में, बल्कि समाजशास्त्र यथेष्ट रूप से, सटीक रूप से केवल उनके व्यवहार में जो चीजें व्याप्त है उसका अध्ययन करता है और उससे संबंधित जानकारियां अर्जित करता है। इसलिए कहा गया कि समाजशास्त्र में क्या है उसका वर्णन है। तीसरी विशेषता जो है जिसके आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान स्वीकार किया जाता है कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना होती है। आप जानते ही हैं विज्ञान होने का एक शर्त यह है कि विज्ञान के अंतर्गत जिस भी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाएगा वो कार्य कारण और क्या है, कारण परिणाम के तर्क पर आधारित होगा। तो समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो भी कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जिसका पता लगाया जाना समाजशास्त्री का दायित्व है। ठीक है ना। और आप ध्यान रखिएगा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है उसमें कार्य कारण संबंधों का जरूर पता लगाया जाता है कि अगर मनुष्य का व्यवहार ऐसा है तो उसके पीछे क्या कारण है। हमने बताया ये नहीं पता नहीं लगाया था क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ऐसा नहीं। अगर मनुष्य के व्यवहार में पहले की तुलना में कोई बदलाव आया है तो उस बदलाव के कारण क्या है इसको जानने का प्रयास किया जाता है। समाज में ये परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन क्यों हुआ उसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। पक्का है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे देखिएगा मैं एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूं कि अभी कोरोना काल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। तो देखा गया कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें पहले विकास की गति बहुत धीमी आंकी जाती थी, लेकिन इस कोरोना काल के दौरान यानी पिछले 2-3 वर्षों में भारत में अगर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में विकास दर सबसे ज्यादा आंका गया। इससे क्या है, ग्रामीण इलाके में किसानों के बीच एक उत्साह का माहौल है। तो अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह सकारात्मक माहौल क्यों है, ये जो बदलाव आया ग्रामीण लोगों के व्यवहार में ये क्यों आया, इसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। और जब पता लगाया गया तो पता यह लगा कि दरअसल पिछले 2 वर्षों में देखा जाए या 2-2.5 वर्षों में देखा जाए तो कोरोना के प्रभाव के कारण जब चीजें क्या थी, लॉकडाउन लगा हुआ था तो उत्पादन, विपणन इत्यादि सब बंद था। फलस्वरूप देखिएगा औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है नकारात्मक रूप से। लेकिन घुमा फिरा कर देखिएगा तो लोग कहीं ना कहीं मजदूरी करते थे, वो चले आए अपने घर और जीविका के लिए क्या किया, उन्होंने अंततः कृषि कार्य करना शुरू किया। तो कोरोना काल के दौरान देखिए कृषि क्षेत्र में क्या है, त्वरित विकास को आकलित किया गया है। तो समाज में ये जो परिवर्तन आया है ये कार्य कारण है ना संबंधों को अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला गया। क्या निष्कर्ष निकाला गया भाई, कि कृषि क्षेत्र में जो लगातार वृद्धि का लक्षण दिखाई पड़ा है या भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र में त्वरित विकास देखा गया, इसके पीछे कारण क्या है। तो कोरोना के कारण सारी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई थी, लेकिन कृषि कार्य एक ऐसा क्षेत्र था जहां अधिकांश लोग अपने खेत खलिहानों में जाकर के मेहनत मजदूरी करते थे। और वैसे लोग जो किसी दूसरे शहर या नगर चले गए, महानगर चले गए थे मजदूरी करने के लिए, वो भी अगर अपने परिवार के साथ वापस लौट कर आए तो वो कृषि कार्य में क्या है, संलग्न हो गए। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक मजदूरों का, अधिकाधिक लोगों का सहयोग मिला। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में त्वरित वृद्धि दिखाई पड़ी। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जिम्मेवार था ना।
तो इसलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र जो है वो क्या है, कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। और समाजशास्त्र के अंतर्गत कोई भी बदलाव अगर समाज में आता है या होता है तो उसके बारे में कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। और कहा भी गया है, जैसे देखिएगा कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का, या कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, तो वो कार्य कारण संबंधों पर ही तो आधारित है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो इमाइल दुर्खिम महोदय ने जो आत्महत्या का सिद्धांत दिया, इसमें भी क्या है, कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। क्योंकि इमाइल दुर्खिम महोदय ने कई ऐसे कारणों की चर्चा की है जिसके चलते व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है, या जो ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो ये भी क्या है, कार्य कारण संबंधों पर ही तो आधारित है। क्लियर है ना ये? तो याद रखिएगा कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में, है ना, जो तर्क दिए गए उसमें तीसरा तर्क क्या था, समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना होती है। इसके अलावा कहा गया कि समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जब किसी सामाजिक घटना का, जब किसी सामाजिक परिवर्तन का, मानव व्यवहार का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। और वैज्ञानिक पद्धति के इस्तेमाल के बाद, यानी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए जब हम सूचना का, आंकड़ों का, जानकारी का संकलन करते हैं, तो संकलन के बाद क्या करते हैं, एक तरह की सूचना या एक तरह के आंकड़ों को, एक तरह के तथ्यों को एक वर्ग में समाहित करते हैं। यानी उसका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। और उसका वर्गीकरण करने के बाद जब उसकी व्याख्या और विश्लेषण करते हैं तो हम किसी सटीक निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि समाजशास्त्र जो है ना, उसमें तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण होता है। कहा जाता है कि असंबद्ध आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। समाजशास्त्र में प्राप्त तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं, और वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है ना? इसी बात को मैंने सरल शब्दों में आपको आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब देखिएगा, इसके अलावा समाजशास्त्र में पूर्वानुमान की क्षमता होती है। तो देखिएगा, कोई भी विषय विज्ञान है या नहीं, इसकी पहली कसौटी होती है कि उस विज्ञान में या उस विषय में परिस्थितियों और घटनाओं को या उसके पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है कि नहीं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने के कारण उसकी वैज्ञानिक पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे सत्यापनशीलता। सत्यापनशीलता मतलब जब वैज्ञानिक पद्धति का आप अध्ययन कर रहे हैं या वैज्ञानिक पद्धति से आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन के कारण जो निष्कर्ष निकलते हैं, अब वो निष्कर्ष सटीक है कि नहीं, इसको जानने के लिए आप फिर से वो प्रयोग कर सकते हैं। और बार बार एक ही तरह के प्रयोग करने से अगर निष्कर्ष बार बार एक ही आता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो जानकारी है वो प्रमाणिक है, उसकी सत्यापनशीलता की जा सकती है। और सत्यापनशीलता के बाद उसकी प्रमाणिकता का हम लोग, या उसकी प्रमाणिकता पर हम लोग विश्वास कर लेते हैं। उसी में है, जैसे भी देखिएगा मॉनसून का समय आया है, तो देखिएगा कि जैसे ही किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र उभरता है, आप देखेंगे कि गर्मी बहुत तेज, क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं। सूर्य की किरणें जब क्या है धरातल से टकराती हैं तो पहले धरातल गर्म होता है, फिर धरातल के संपर्क में आने वाली हवाएं गर्म हो जाती हैं, और जब हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण वो ऊपर उठने लगती है। तो उस जगह पर एक निर्वात का क्षेत्र बन जाता है, एक वैक्यूम जनरेट हो जाता है। तो उस जगह पर हम कहते हैं निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए उच्च वायुदाब से हवाएं चलती हैं। तो उच्च वायुदाब कहां होगा?
समुद्री इलाके में, और जब हवाएं समुद्री इलाके से चलेंगी तो समुद्र के जल से स्पर्श करती हुई चलेंगी, पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लेती हुई चलेंगी, जलवाष्प लेती हुई चलेंगी, और निम्न वायुदाब के क्षेत्र में जब प्रवेश करेंगी तो प्राकृतिक स्थलाकृतियों से, जैसे बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ पौधे हैं, पहाड़ पठार है, उससे टकरा करके वहां वर्षा कराएगी। तो मॉनसून के महीने में वर्षा का होना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक घटना है जिसका भौगोलिक आधार है। और इसलिए जैसे गर्मी बढ़ने लगती, उमस बढ़ने लगती है, आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बस आज कल में बारिश होने वाली है। और देखिए आपका पूर्वानुमान सही भी होता है, क्योंकि आप जो अपने ज्ञान के आधार पर अनुभव महसूस करते हैं कि अब तपिश बढ़ गई है, उमस बढ़ गई है, इस बात का संकेत है, प्रमाण है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, बस कुछ घंटे या कुछ दिन में ही बारिश होने वाली है। तो जैसे परिस्थितियों का विश्लेषण और आकलन करके पूर्वानुमान किया जाना आसान होता है, तो समाज शास्त्र में भी सामाजिक घटनाओं या उसके परिणामों का आप देखिएगा पूर्वानुमान लगाया जाना संभव हो पाता है। क्योंकि समाजशास्त्र में वो जो अर्जित ज्ञान है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, वो प्रमाणिक है, सत्यापित और विश्वसनीय प्रकृति का है, इसलिए क्या है उसके आधार पर, है ना, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि विज्ञान की एक कसौटी है पूर्वानुमान करने की क्षमता का होना। इसका तात्पर्य है कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सामान्यीकरण इतना निश्चित रूप से हो जाए कि वर्तमान में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में अनुमान लगाया जा सके। अब देखिएगा, हम एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाते हैं कि आज भारत में या भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के तत्व पहले की तुलना में ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप में से जो भी लोग समाज में होने वाले बदलाव का एहसास रखते हैं, जो भी इसको जानते हैं, आप इस बात में जरूर विश्वास करेंगे कि जब जब हमारे प्रांत में जब जब हमारे देश में चुनाव का माहौल आता है, तो चुनाव के माहौल के दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए हमारे देश के विभिन्न समुदाय के लोगों को धार्मिक रूप से, वैचारिक रूप से उनको भड़काने लगते हैं और अपना वोट बैंक साधने के लिए, अपने वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए वो एक जाति या एक धर्म के लोगों को गोलबंद और लामबंद करने लगते हैं। इससे क्या होता है, समाज में एक समुदाय, है ना, दूसरे समुदाय के हित से अपना समुदाय का हित ज्यादा श्रेष्ठतर मानने लगता है। वो लगातार प्रयास करता है कि हमारे आने वाले चुनावों में जो परिणाम उभर कर आए, इससे हमारे समुदाय के हितों की सुरक्षा अधिकाधिक हो। और इन कारणों से समाज में देखिएगा क्या होता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति और दूसरा समुदाय क्या है, तीसरे समुदाय के प्रति जो है वो अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करता है, उस पर भद्र टिप्पणियां करता है, कई बार उनके लिए असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। तो जब विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग एक दूसरे के लिए इस प्रकार का प्रयास करते हैं, तो इससे क्या होता है, समाज में सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचती है, सांप्रदायिकता हावी होने लगती है। तो जब इस परिवर्तन को अगर आप देखेंगे, तो चूंकि बार बार देख रहे हैं आप कि जब जब चुनाव आता है तब तक राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधने के लिए इन चीजों को प्रश्रय देती है। तो अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये विचार सामान्यकृत हो गया। सामान्यकृत मतलब हो गया जनरलाइज हो गया। अब सब लोग सामान्य तौर पर स्वीकार करने लगे कि हां ऐसा होता है। और इस आधार पर आप पूर्वानुमान लगा लेंगे कि देखना अब चुनाव का माहौल आ रहा है ना, हमारे राज्य में या हमारे देश में फिर से सांप्रदायिकता की लहरें उफान मारने लगेंगी। पक्का है ना। चलिए, तो क्या बताया गया कि समाजशास्त्र में पूर्वानुमान की क्षमता है। और आप देखेंगे कि ये जो 5 ऐसी विशेषताएं हैं
कौन कौन भाई? तो अगर आप इसको ऐसे देख लें कि समाज शास्त्र में पूर्वानुमान की क्षमता है। नंबर दूसरा, समाज शास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करने की क्षमता है। समाज शास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है और उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके अलावा समाज शास्त्र में क्या है इसका वर्णन होता है। और फिर समाज शास्त्रीय ज्ञान का आधार जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। ये कुछ ऐसे तर्क हैं जिसके आधार पर समाज शास्त्रियों का एक बड़ा समूह समाज शास्त्र को विज्ञान मानने के लिए सहमत है। तो आप समझ गए होंगे कि समाज शास्त्र को हम विज्ञान क्यों माने। इसके लिए जिन समाज शास्त्रियों का मैंने नाम लिया था, जैसे अगस्त काम्टे थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे, एमाइल दुर्खिम थे, पेरेटो थे, इन लोगों का मानना है कि समाज शास्त्र क्या है भाई? विज्ञान है। और विज्ञान है तो क्या क्या तर्क दिया आपने देख लिया। दूसरी तरफ इसके पहले आपने देख लिया था कि विज्ञान को, समाज शास्त्र को विज्ञान मानने में क्या आपत्ति है, इसको भी आपने देख लिया था। तो अब आप भली भांति ढंग से समझ गए होंगे कि भाई समाज शास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो देखिएगा, अब आप बोलिएगा सर दोनों का तर्क तो आ गया, लेकिन क्या माना जाए? तो ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है कि समाज शास्त्र जो है वो क्या है? समाज शास्त्र जो है वो अन्य दूसरे विशिष्ट विज्ञानों की तरह एक विशिष्ट विज्ञान है। और ध्यान रखिएगा कि जैसे अलग अलग विषयों में उसका अपना अलग अलग विषय क्षेत्र है, तो उसी प्रकार समाज शास्त्र का भी अपना अलग विषय क्षेत्र है। और जैसे दूसरे अन्य सामाजिक विज्ञान अपने अपने क्षेत्र के विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार समाज शास्त्र भी एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो अपने क्षेत्र के विषय वस्तु का विशद अध्ययन करता है। तो समाज शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है। पक्का हो गया? अब आइए एक और चीज जरा देख लेते हैं। आप लोग में जल्दी कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आप में जो भी लोग क्लास में उपस्थित हैं, काइंडली जल्दी से टिप्पणी करके बताइए कि आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं आई। योगेश्वर जी, अजमल हुसैन जी, राकेश राजभर जी, विपिन जी, बालकृष्ण यादव जी और विकास कुमार जी, जो भी लोग अब क्लास में हैं उपस्थित यहां, है ना, लाइव आप देख रहे हैं, जल्दी टिप्पणी कीजिए कि क्या आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। चले, विपिन गौर जी कहते हैं कि समझ में आ गया। यस सर। और भी लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चीजें समझ में आई। प्रियंका जी बोलती हैं कि सर मेरी इस साल में फाइनल है। बड़ी अच्छी बात है प्रियंका, आपको हेल्प मिलेगा, आप पढ़िए, आपको हेल्प मिलेगा। अनिता देवी जी को भी समझ में आ गया। कविता भट्ट जी कहती हैं अच्छा समझ में आया है, बेस्ट क्लासेस है। प्रियंका पचौरी, क्या मैं टीजीटी के फॉर्म डाल सकती हूं? नहीं मैडम, अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो टीजीटी की फॉर्म नहीं डाल सकती। अनामिका जी आप कहती हैं समझ में आ गया। योगेश्वर जी क्लियर है। बालकृष्ण जी ये क्लियर है। चलिए, अनिता देवी जी को क्लियर है और महिमा सिंह को भी क्लियर है। बेनू आर्ट, अलका बेनू आपको भी क्लियर है। अजमल हुसैन जी को भी क्लियर है। चलिए, धन्यवाद। अब आइए जरा एक और इंटरेस्टिंग सा चीज पढ़ लें जिसका बड़ा विशेष महत्व है यहां पर, और उससे प्रश्न आते हैं आपके पीजीटी समाजशास्त्र में। वो है हायरार्की ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का पदानुक्रम। आप समझ रहे होंगे, हायरार्की ऑफ साइंस यानी विज्ञान का पदानुक्रम। अगस्त काम्ट महोदय ने विशेष तौर पर बताया कि जितने भी प्रचलित विज्ञान हैं, समाज में सबका महत्व एक समान नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस विचार को देने वाले विद्वान कौन हैं? अगस्त काम्ट महोदय हैं। और उन्होंने जोर देकर बताया
कि समाज में सभी विषयों का महत्व एक समान नहीं है, बल्कि सभी विषयों का महत्व अलग अलग है। किसी विषय का महत्व बहुत ज्यादा है, किसी विषय का महत्व क्या है, मध्यम दर्जे का, और किसी विषय का महत्व कम है। और इसी बात को बड़े सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ क्या है, हायरार्की ऑफ साइंस प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग एक विशिष्ट नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ लेंगे भाई, हम लोग पढ़ ले रहे हैं विज्ञान का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ साइंस, है ना। तो मैंने क्या बताया कि इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने या इस अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको है ना, ये अगस्त काम्ट महोदय ने प्रस्तुत किया था। और काम्ट ने विज्ञानों का पदक्रम सुनिश्चित किया। उनका मानना है कि सभी विज्ञानों का महत्व एक समान नहीं होता है, किसी का कम या किसी का ज्यादा होता है। और इसी संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है ना, कि उन्होंने थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, क्या नाम दिया उन्होंने, थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये अगस्त काम्ट महोदय का है ना विज्ञान के पदानुक्रम को सुनिश्चित करने के क्रम में दिया गया एक सिद्धांत है, जिसको क्या नाम दिया गया, थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। हिंदी में इसको कहा जाता है उत्तरोत्तर निर्भरता का सिद्धांत। क्या बोला गया, उत्तरोत्तर निर्भरता का सिद्धांत। लेकिन घबराइए मत, जितना जटिल आपको ये थ्योरी का नाम सुनकर लग रहा है, ये उतना ही आसान है। तो पहले समझ लीजिए सहज रूप में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी को प्रस्तुत करने का श्रेय है, 4 समाजशास्त्रियों का नाम दे देगा, आपको अगस्त काम्ट महोदय के नाम के आगे टिक करना पड़ेगा। दरअसल इस सिद्धांत में अगस्त काम्ट महोदय ने समाज को यह बताने का प्रयास किया कि सभी विज्ञानों का महत्व समाज में एक समान नहीं है, किसी का कम है, किसी का मध्यम दर्जे का है और किसी का ज्यादा है। लेकिन उन्होंने कैसे बताने का प्रयास किया, जरा इसको भी सुनिए। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि जो विज्ञान किसी दूसरे विज्ञान से जितना कम मदद लेता है, उसका स्थान पदानुक्रम में उतना ही ऊंचा होता है ना भाई। आप देखिए ना कि समाज में जो आदमी, हम एक दूसरे उदाहरण से समझा रहे हैं आपको तुलनात्मक रूप से, कि समाज में क्या बहुत सारे लोग रहते हैं। समाज में एक परिवार ऐसा भी है जो समाज और मोहल्ले के किसी भी आदमी से कुछ नहीं लेता, न कोई आर्थिक सहयोग लेता है, न कोई सामाजिक सहयोग लेता है, बिल्कुल अपने मामले में स्वावलंबी है। जबकि समाज का दूसरा व्यक्ति जो है वो जरूरत पड़ने पर किसी से पैसे ले लेता है, किसी से अनाज ले लेता है, किसी की बाइक ले लेता है। तो इसी आधार पर अगस्त काम्ट महोदय ने बताया कि वैसा विज्ञान जो दूसरे अन्य विज्ञानों से जितना कम मदद लेगा, कम से कम मदद लेगा, हायरार्की में पदानुक्रम में उसका स्थान उतना ही ऊंचा होगा। और जो विज्ञान दूसरे विज्ञानों से जितना अधिक सहायता लेगा, पदानुक्रम में उसका स्थान उतना ही नीचे जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि गणित एक ऐसा विषय है जो किसी भी दूसरे विज्ञान से कोई मदद नहीं लेता। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है और आता है कि गणित जो है एक ऐसा विज्ञान है जो दूसरे किसी भी विज्ञान से कोई मदद नहीं लेता है। इसलिए विज्ञानों का जब क्या पदानुक्रम सुनिश्चित किया गया, जब हायरार्की ऑफ साइंस सुनिश्चित की गई, तो उसमें गणित का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। और इसलिए गणित को किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट माना जाता है, या किंग ऑफ ऑल साइंसेज माना जाता है। किसको? गणित को। क्योंकि गणित किसी दूसरे अन्य विषय से कुछ नहीं लेता। दूसरा कहा गया, दूसरा स्थान है खगोल शास्त्र का, एस्ट्रोलॉजी का। तो वो गणना करने के लिए थोड़ा सा मदद लेता है मैथमेटिक्स का।
इसलिए उसका स्थान गणित के नीचे है, लेकिन बाकी विषयों के ऊपर है। उसके बाद स्थान है भौतिकी विज्ञान का, फिर रसायन विज्ञान का, फिर जीव विज्ञान का। ठीक है ना। जब बात आती है ह्यूमैनिटीज की, मानविकी के विषय की, तो समाज शास्त्र के बारे में कहा गया कि जो समाज शास्त्र है दूसरे विषयों से कम लेता है, लेकिन दूसरे विषयों को बहुत सारी चीजें देता है। इसलिए आप देखिएगा कि मानविकी के विषय में समाज शास्त्र का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है और इसको क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया है। क्या बोला गया है? क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। और फिर देखिएगा कि जो दूसरे और भी विषय हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, इन सब का स्थान समाज शास्त्र के नीचे है। ठीक है ना। तो इससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जरा आप देखिएगा कि जो थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी है, उत्तरोत्तर निर्भरता का सिद्धांत है, इसमें क्या है? विज्ञानों के पदक्रम को सुनिश्चित करने का प्रयास किया अगस्त काम्ट महोदय ने। और आप देखिए कि काम्ट महोदय के अनुसार, देखिएगा ये बात जो मैंने बताया आपको कि काम्ट महोदय के अनुसार जो विज्ञान दूसरे पर कम निर्भर है या दूसरे से कम मदद लेता है ना, वह पदक्रम में क्या है भाई? ऊपर होता है। जो दूसरे पर कम निर्भर होगा, हमने बताया मोहल्ले में जो आदमी समाज में दूसरे परिवार से कम लेता है या नहीं लेता है, उस पर कम निर्भर है, समाज में उसका प्रतिष्ठा, उसका स्थान सबसे ऊपर होगा। और जो आदमी समाज के बहुत सारे लोगों से मदद लेता है, समाज के सब लोग बोलते हैं यार ये बड़ा अजीब किस्म का आदमी, हमेशा हाथ फैलाते रहता है। तो आप देखिएगा कि इस आधार पर उन्होंने विज्ञानों का निम्नलिखित पदक्रम सुनिश्चित किया। और हमने क्या बताया? गणित को सर्वोपरि स्थान दिया। क्यों? क्योंकि यह किसी भी विज्ञान से कुछ नहीं लेता। ठीक है ना। ये किसी भी विज्ञान से कुछ नहीं लेता, अतः यह पदक्रम में सबसे ऊंचे स्थान पर है। पदक्रम में क्या है? सबसे ऊंचे स्थान पर है, क्योंकि यह किसी भी विज्ञान से कुछ नहीं लेता है। और इसलिए इसे किंग ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया। क्या कहा गया भाई? किंग ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस विषय को किंग ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया? गणित को किंग ऑफ ऑल साइंसेस किसने कहा है? विज्ञानों के पदानुक्रम में सर्वोच्च शिखर पर कौन सा विषय आसीन है? ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, आपको मैंने बताया था दूसरा स्थान किसको दिया गया भाई? खगोल शास्त्र को। क्योंकि कहा गया कि खगोल शास्त्र जो है खगोलीय गणना के लिए कुछ मदद गणित से लेता है, लेकिन बाकी विषयों पर वह इंडिपेंडेंट है। इसलिए गणित के बाद स्थान नाम किसका दिया गया भाई? खगोल शास्त्र का। इसके बाद मैंने बताया ही आपको भौतिकी, फिर रसायन, फिर जीव विज्ञान का नाम आता है। और समाज शास्त्र को क्या बोला जाता है? इसको क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया। ये भी याद रखिएगा कि क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस किसको कहा जाता है भाई? तो समाज शास्त्र को। अब देखेंगे कि काम्टे महोदय के अनुसार समाज शास्त्र जो है एक ऐसा विज्ञान है, समाज शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो प्राकृतिक विज्ञानों से मदद तो लेता है ना, परंतु अन्य सभी विषयों जैसे इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि को अपने ज्ञान और सिद्धांत देता है पर्याप्त मात्रा में। इसलिए दूसरे विज्ञान जो हैं वो पदक्रम में समाज शास्त्र के नीचे होंगे। यानी समाज शास्त्र जो है वो प्राकृतिक विज्ञान से मदद तो लेता है, लेकिन जो अन्य दूसरे मानविकी के विषय हैं, है ना, उनको काफी ज्यादा ये सिद्धांत और ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए इसको क्वीन ऑफ है ऑल साइंसेस कह के पुकारा गया। पक्का है ना? इसके बाद आइए, चलिए समाज शास्त्र का विषय चित्र तो हम लोगों ने कल पढ़ ही लिया था। आपको याद होगा
कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु को अध्ययन के लिए सीमित रखा जाए या स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो कई ऐसे समाजशास्त्री थे जो समाजशास्त्र के विषय वस्तु को सीमित रखने के पक्षधर थे, जिसके क्या प्रणेता हुए जॉर्ज सिमेल महोदय, और उसका या उससे संबंधित जो संप्रदाय था उसको हम लोग विशिष्टात्मक संप्रदाय या क्या है स्वरूपात्मक संप्रदाय कह के पुकारे थे। आगे देखिएगा कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो है वो स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। हाबहाउस महोदय इसके प्रणेता थे, और फिर देखिएगा कि सोरोकिन हो गए, दुर्खिम महोदय हो गए, वो उनके समर्थक थे। तो इसका हम लोगों ने अध्ययन कर ही लिया है ना। अब आइए हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे प्रश्नोत्तर पर। देखिएगा जब हम लोग प्रश्नोत्तर पर आते हैं तो वैसे 10-12 क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर ही लिया था, लेकिन आज हम फिर से एक बार करवा देते हैं ताकि आपको लगे कि हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं है ना, और उससे जो प्रश्न आ चुका है या आने की संभावना है उन प्रश्नों को हम कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिएगा कुछ प्रश्न तो बड़ा साधारण किस्म का है, आप इसका उत्तर देने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि अगस्त काम्टे महोदय को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है ना। दूसरा प्रश्न क्या है भाई, कि यह किसने कहा था कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है किंतु इसका इतिहास काफी छोटा है। हमने कल बताया था कि ये कहने वाले कौन है, और आपके नोट्स में भी है जो पीडीएफ के रूप में पीपीटी के माध्यम से नोट्स गया है ना। अब एक चीज बता दें आपको कि आप में से जो लोग अब इस कोर्स में नामांकन कराएंगे उनको अब विस्तृत रूप से जो पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप के माध्यम से है ना, या ऐप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। क्लियर है ना। तो आप देखिएगा कि ये जो नोट्स है ये तो पीपीटी में, देखिए अभी 2-3 दिन जो क्लासेस चले यूट्यूब पर, उसमें क्या था, एक तरह से वो डेमो क्लासेस था 1, 2, 3। अब कल से जो कक्षा होगी वो जीएस वर्ल्ड के ऐप पर होगी, आप सबको पता है। और आप देखिएगा जो भी आप में से नामांकन कराएंगे उनको इस नोट्स के अलावा वर्ड फाइल में है ना बनाया हुआ जो पीडीएफ नोट्स है वो उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, ये मैंने बताया था कल आपको कि भाई ये स्टेटमेंट किसका है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है किंतु इसका इतिहास काफी छोटा है। ये वीरस्टीड महोदय का स्टेटमेंट है। नंबर तीसरा है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास को 4 चरणों में किसने बांटा था। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ना कि 1972 ईस्वी में है ना टीवी बॉटमोर महोदय ने इसको 4 चरणों में बांट दिया था। इसके बाद आइए, किसने कहा था कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है ना। तो हमने बताया था आपको कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। ये विचार किसने दिया है, जो शुरू में कई परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ रखी है, लगभग 15-17 परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है। उस परिभाषा में एक परिभाषा किसका है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का है। और हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने ही कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, किस समाजशास्त्री के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये फ्रैंकलिन महोदय का है। उसी परिभाषा वाले में जाइए, शुरू में जो 15-17 परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें आप जाइएगा, फ्रैंकलिन महोदय का भी परिभाषा मिलेगा। तो फ्रैंकलिन महोदय ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बाद हम लोग आते हैं
द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो मैंने कल ही बताया था आपको कि द रिपब्लिक जो है वो प्लेटो महोदय की रचना है, जिसको उन्होंने ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखा था। इसके बाद अगला है इथिक्स और पॉलिटिक्स। ध्यान रखिएगा, इथिक्स और पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो प्लेटो महोदय के शिष्य थे। कौन? अरस्तु महोदय। उन्होंने इन दोनों कृतियों की रचना की थी। इसका महत्व क्यों है? इसका महत्व यह है कि इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से क्या है, प्राचीन समाज में जो यूरोपीय समाज की जो विशेषताएं थी, जो यूरोपीय समाज में समाज का अस्तित्व था, उसकी चर्चा मिलती है। इसलिए इस दोनों पुस्तक का महत्व है। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जिसके अनुसार व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य का गठन एवं राज्य को ही रक्षा का भार सौंपा गया था। तो मैंने कल ही बताया था कि ये थॉमस हॉब्स महोदय है ना के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नाम क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अगला देखिएगा, समाज शास्त्र व्यापक अर्थों में मानव के आपसी संपर्क के कारण उभरने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। यह भी परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दिया? तो आप पढ़िएगा, फिर उसी परिभाषा वाले सेगमेंट में जाइए, यानी शुरू वाले पीपीटी में जहां 15-17 परिभाषा है, उसमें गिलिन और गिलिन महोदय का परिभाषा पढ़िएगा। उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानव के आपसी संपर्क के कारण उभरने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। इसके बाद आइए, अगला है एक पाठ्य विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में, है ना, कब शुरू हुआ? तो भाई याद रखिएगा 1876 ईस्वी में यह प्रयास शुरू हुआ था। इसके बाद आते हैं समाजशास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स किसने रखा? यह भी कल आप लोग पढ़े थे कि सेंट साइमन महोदय ने इसका नाम क्या रखा था? सोशल फिजिक्स। आपको याद आ रहा है ना, कल हमने बताया था आपको क्या? कल मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय समाज में विज्ञान का महत्व इतना बढ़ता जा रहा था कि समाज का कोई भी पक्ष और पहलू से अछूता नहीं था। अतः विद्वान विज्ञान के बढ़ते कदम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने जब विषय का नामकरण किया तो उसका नामकरण क्या कर दिया? सोशल फिजिक्स। लेकिन जैसा मैंने बताया था ना आपको, इस नाम को और दूसरे समाज शास्त्रों की सहमति नहीं मिली, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का कहना था, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का कहना था कि देखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का यह कहना था, क्या कहना था? कि विषय का नाम ऐसा हो जिससे कि उसको पढ़ते ही विषय की विषय वस्तु और अंतर वस्तु के बारे में हमको जानकारी हो जाए, एहसास हो जाए। तो देखिए क्या होता है कि हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा था कि समाज शास्त्र नाम जो है वो सबसे सटीक और युक्ति संगत प्रतीत होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सोशल फिजिक्स नाम किसने दिया था? सेंट साइमन ने। इसके बाद देखिएगा किस विद्वान ने यह कल्पना की थी कि समाज शास्त्र एक ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित हो जो समूचे समाज के लिए, है ना, दर्पण का कार्य करे। तो हमने बताया था ना कि जेम्स मील महोदय ने ऐसा कल्पना किया था। अगला है कि समाज शास्त्र के विकास में किस प्रघटना या घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? देखिएगा, जो पिछला 12 क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने कल किया था। आज ये जो 13वां नंबर का प्रश्न है और इसके आगे जो प्रश्न आएगा उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नए प्रश्न हैं। लेकिन जरा देखिएगा कि समाज शास्त्र के विकास में, है ना, किस घटना या घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसमें क्या था भाई? कल ही मैंने बताया था आपको कि समाज शास्त्र के विकास में 3 घटनाओं का योगदान था। याद आ रहा होगा, पहला यूरोप में पुनर्जागरण, दूसरा औद्योगिक क्रांति और तीसरी फ्रांसीसी क्रांति, है ना। इन तीनों घटनाओं का योगदान रहा है किसमें? समाज शास्त्र के विकास में।
समाज शास्त्र के विकास। और आप देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा भाई, जब तीनों ही है तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। पक्का है ना। अब आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस विद्वान ने समाज शास्त्र शब्द को अंतिम रूप से स्वीकृत करके अपने अध्ययनों और तर्कों को प्रस्तुत करके प्रस्थापित किया? कल मैंने बताया था, आपको याद कीजिएगा, कि इसका नाम सोशल फिजिक्स रख दिया गया, लेकिन बाद में अगस्त काम्ट ने क्या किया, इसका नाम समाज शास्त्र रखा। लेकिन बहुत सारे विद्वान सहमत नहीं थे, लेकिन तब हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने अपने अध्ययन के द्वारा और अपने तर्क के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया और सत्यापित करने का प्रयास किया कि नहीं, इस विषय का सबसे उचित, सटीक और मानक नाम क्या होगा, समाजशास्त्र ही होना चाहिए। सबसे युक्ति संगत नाम समाजशास्त्र ही होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, हर्बर्ट स्पेंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। खाली जगह दिया हुआ है कि किस समाजशास्त्री के अनुसार विषय का नाम इस प्रकार हो ताकि उससे देखते ही उसके विषय वस्तु की प्रकृति सामने उभर आए। क्या बताया गया कि वो कौन ऐसे विद्वान हैं, इनमें से कौन ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनका कहना था कि विषय का नामकरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसको देखते, यानी उस नाम को देखते ही उस विषय के विषय वस्तु के बारे में क्या है, जानकारी मिल जाए। तो ये किसने कहा था, मैंने अभी तुरंत बताया आपको, है ना, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का ऐसा कहना था। आंसर सी है इसका। इसके अलावा आइए अगला है कि विज्ञान का पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ साइंस की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अभी आपने पढ़ा हायरार्की ऑफ साइंस की अवधारणा किसने दी भाई, अगस्त काम्ट महोदय ने हायरार्की ऑफ साइंस का, है ना, अवधारणा प्रस्तुत किया था। अगला है कि उत्तरोत्तर क्या है, निर्भरता का सिद्धांत। अभी हमने बताया आपको हायरार्की ऑफ साइंस को बताने के लिए अगस्त काम्ट महोदय ने एक सिद्धांत दिया था ना, कि थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर निर्भरता का सिद्धांत। तो इस विज्ञानों के पदक्रम को सुनिश्चित करता है। सही बात है। ये जो सिद्धांत है उत्तरोत्तर निर्भरता का सिद्धांत, क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो विज्ञान दूसरे पर कम निर्भर है, ध्यान से सुनिएगा, अभी तुरंत आपने पढ़ा है इसलिए आपको आपकी याद ताजा होगी, कि जो विज्ञान दूसरे पर कम निर्भर है वो पदक्रम में सबसे ऊपर होगा। होगा ना सर, यही पूछा गया। इस सिद्धांत के अनुसार जो विज्ञान दूसरे पर कम निर्भर है वह पदक्रम में क्या होगा, सबसे ऊपर होगा या सबसे ऊपर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद देखिएगा काम्ट महोदय ने निम्नलिखित में से किस विषय को किंग ऑफ ऑल साइंसेस कहा है? ये भी अभी आपने तुरंत ही पढ़ा है। किसको कहा भाई, गणित को। इसके अलावा आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विषय को सभी विज्ञानों की रानी माना गया है? तो आपको पता होगा समाजशास्त्र को सभी क्या है, विज्ञानों की रानी कहा गया है। तो आप देख रहे होंगे एक ही टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे जो भी प्रश्न निकल रहा है, छोटा बड़ा, सबको हमने समाहित किया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं और आप समग्रता के साथ अध्ययन करके जाएं और वहां 125 में कम से कम 115 अंक का आप क्या है, ठीक करके आए। आप करें तो पूरा 125 का 25, 115 अंक कम से कम आपका ठीक हो, तब देखिएगा आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर प्रश्न, कि यूटोपिया में सामाजिक समस्याओं की चर्चा की गई है ना। तो यूटोपिया किसकी रचना है भाई? तो आप पढ़िएगा, यूटोपिया जो है थॉमस मूरे की रचना है। यह मध्यकाल का था। इसमें देखेंगे इसके अलावा समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? समाज शास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो याद रखिएगा, थॉमस मूरे ने। ठीक है ना। इसके बाद अगला है प्रश्न 22वां नंबर, समाजशास्त्र को
सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। 23वां है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। क्या अर्थ है भाई? विज्ञानों का विज्ञान, समाज का विज्ञान, साहित्य का विज्ञान या विज्ञान का अध्ययन। तो आप जानते ही, तो बहुत सहज हो गया होगा अब आपके लिए उत्तर देना कि समाज का विज्ञान है ये। तो 23वां का क्या हो जाएगा? आंसर सी। इसके अलावा आइए 24 नंबर है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ऐसा किस समाजशास्त्री ने कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ऐसा किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो थोड़ी देर पहले इससे मिलता जुलता प्रश्न हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा। एच.एम. जॉनसन महोदय का स्टेटमेंट है ये कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक समूहों का विज्ञान है। नेक्स्ट आइए, समाजशास्त्र सामूहिक चेतनाओं का विज्ञान है। तो सामूहिक चेतना का विज्ञान कहा अब इसको किसने? इमाइल दुर्खिम ने। फिर से आप प्रश्न वाले, है ना, शुरू वाले पीपीटी में जाइए, जो 15-17 परिभाषाएं दी गई है समाजशास्त्र की अलग अलग विद्वानों के द्वारा, उसमें आपको यह मिलेगा कि समाजशास्त्र सामूहिक चेतनाओं का विज्ञान है। इसको कहने वाले कौन थे? इमाइल दुर्खिम महोदय। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समाजशास्त्र का विषय वस्तु है? व्यक्ति है, सामाजिक समूह है, मानव सेवा है या समाज सेवा है? तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र जो है दरअसल सामाजिक समूह का, है ना, अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? मानव समूह, सामाजिक समूह। ठीक है ना। क्योंकि समाजशास्त्र केवल व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता, केवल मानव सेवा का अध्ययन नहीं है, केवल समाज सेवा का अध्ययन नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले जो समूह है उनके विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करता है विस्तार से। कौन? समाजशास्त्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई? तो आपको पता ही होगा कि लैटिन एवं ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी या फ्रेंच। तो याद कीजिएगा कि समाजशास्त्र में हमने कल भी बताया था कि दरअसल जो सोशियोलॉजी शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। तो सोशियस का अर्थ क्या है और लोगस का अर्थ क्या है? लेकिन अर्थ यहां जानने की आवश्यकता नहीं है। आपने पढ़ा होगा कल कि भाई जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगस शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो सोशियोलॉजी शब्द है ना, वो लैटिन और ग्रीक से लिया गया है। और जैसा कि आपने सुना होगा, कई समाजशास्त्री, है ना, इसको दो भाषाओं की अवैध संतान भी कहते हैं। अगला है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ है या पद्धतिक है या गुणात्मक है या गणनात्मक है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? वस्तुनिष्ठ है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ पद्धति से जब अध्ययन किया जाता है तो इसके विश्वसनीय परिणाम उभर कर सामने आते हैं। तो आप देखिएगा कि समाजशास्त्र को हम लोगों ने विज्ञान माना था इसी आधार पर, क्योंकि समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रकृति से होता है। तो कहा जाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ है। नेक्स्ट आइए कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? क्या यह सामाजिक विज्ञान है, नैतिक विज्ञान है, सामाजिक सेवा विज्ञान है या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते ही हैं क्या है, यह सामाजिक विज्ञान है। अब नेक्स्ट आइए कि समाजशास्त्र का विज्ञान है क्योंकि इसमें प्रयोग होता है किसका? सांख्यिकीय विधि का, तुलनात्मक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का या ऐतिहासिक पद्धति का। क्या बोला गया? समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें प्रयोग होता है किसका? तो आपको पता होगा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होने के कारण ही यह विज्ञान है।
इसके बाद आप आइए, रॉबर्ट विरस्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसे किस प्रकार का विज्ञान बताया है? व्यवहारिक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, वास्तविक विज्ञान या आदर्शात्मक विज्ञान? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट विरस्टीड महोदय ने इसको क्या है, एक वास्तविक विज्ञान कहा है। उन्होंने कहा है कि विज्ञान के जो अन्य दूसरे विषय होते हैं, जैसे अपने विशिष्ट तत्वों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र जो है वो समाज जैसे तत्व का अध्ययन करता है। इसलिए विरस्टीड महोदय इसको क्या मानते हैं? वास्तविक विज्ञान मानते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं समाजशास्त्र की प्रकृति है ना का सही निरूपण नहीं करती है? जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि समाजशास्त्र कार्य कारण है ना, कार्य कारण के संबंध की व्याख्या करता है। दूसरा, समाजशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों के समान होते हैं। नंबर तीसरा, समाजशास्त्र प्रत्येक घटना के माप पर बल देता है। नंबर चौथा, समाजशास्त्र में वास्तविक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या ऐसा होता है? वास्तविक सामाजिक घटना किसको कहेंगे? वैसी घटनाएं जो अभी तुरंत वर्तमान समय में हो रही हैं। तो आपसे पूछा गया कि निम्नांकित में से कौन सी दशाएं समाजशास्त्र की प्रकृति का सही निरूपण नहीं करती है? तो आप खुद देखिएगा, समाजशास्त्र जो है वो कार्य कारण संबंध की व्याख्या करता है ना भाई? अभी वैज्ञानिक पद्धति में हम लोग पढ़े, तो ये बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा है, समाजशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों के समान होता है, ये भी सही है। और समाजशास्त्र प्रत्येक घटना के माप पर बल देता है, यानी प्रत्येक घटना का क्या है, सही आकलन और क्या है, सही तरीके से अध्ययन करता है। इसके लिए वो सांख्यिकी विधियों का भी सहारा लेता है। लेकिन देखिएगा, जो अंतिम वाला फैक्ट है कि समाजशास्त्र में वास्तविक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ये क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति को सही ढंग से निरूपित नहीं करता। और आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये क्वेश्चन 32, भारतवर्ष में समाजशास्त्र के औपचारिक विकास का वर्ष कौन सा है? माने भारतवर्ष में कब ये है ना औपचारिक विकास हुआ? तो देखिएगा, वैसे यूरोपीय समाज में 1838 में, भारत में 1919 ईस्वी में इसका औपचारिक शुरुआत माना जाता है। ठीक है। अगला है, किस समाजशास्त्री ने यह कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है ना? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का सिद्धांत है। ये एक नहीं, कई बार आपको पढ़ने को मिल गया होगा। मैकाइवर और पेज महोदय का ये स्टेटमेंट है। आर.एम. मैकाइवर और चार्ल्स पेज, ये इसके यानी इस परिभाषा को प्रस्तुत करने का श्रेय किसका है? तो मैकाइवर और पेज महोदय का है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, या कहा गया कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संबंधों से है ना? ये भी कहा इन्होंने ही। तो मैकाइवर और पेज का ये स्टेटमेंट है। इसके बाद आइए 34, समाजशास्त्र का जन्म एक स्वतंत्र विषय के रूप में निम्नलिखित रूप से किस देश में हुआ? तो आप जानते ही हैं, स्वतंत्र रूप से फ्रांस में हुआ था। आइए अगला, समाजशास्त्र में सर्वाधिक व्यवहृत विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? घोषणात्मक विधि है, अनुसंधात्मक और विवरणात्मक विधि है, प्रयोगात्मक है या केवल विवरणात्मक है? तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र में शोध और अनुसंधान होता है और फिर उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो समाजशास्त्र में जो सर्वाधिक व्यवहृत विधि यानी प्रयोग में लाई जाने वाली विधि, व्यवहृत विधि मतलब प्रयोग में है ना लाई जाने वाली, प्रयोग में है ना लाई जाने वाली विधि। तो ये कौन है भाई? अनुसंधात्मक एवं क्या है? विवरणात्मक। अगला है, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध सामाजिक समूहों का अध्ययन करना है। यह विचार किसका है? तो सामाजिक समूहों का अध्ययन करना है, ये जॉनसन महोदय का परिभाषा है भाई। तो आप खुद देख रहे होंगे कि परिभाषा से, अवधारणा से, किताबों से है ना, इसी से सबसे अधिक प्रश्न आता रहता है।
अगला आइए, समाज शास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत मुख्य रूप से, है ना, 3 ही विषय आते हैं, सामाजिक आकारिकी, सामाजिक रचना और सामान्य समाज शास्त्र। ऐसा किसने कहा था? क्वेश्चन को जरा फिर समझिए कि समाज शास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 ही विषय आते हैं। किसमें भाई? समाज शास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत। और वो 3 विषय कौन कौन है? तो पहला है सामाजिक आकारिकी, दूसरा है सामाजिक रचना और तीसरा है सामान्य समाज शास्त्र। तो ऐसा किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट किसका है भाई? एमिल दुर्खिम महोदय का है ना, ये एमिल दुर्खिम महोदय का स्टेटमेंट है। ठीक है। अगला है कि समाज शास्त्र के विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे सामाजिक आकारिकी, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी। ये किसने कहा है? तो देखिएगा, ये जिन्सबर्ग महोदय ने कहा है। तो अभी अंतर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि समाज शास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 ही विषय आते हैं। तो ये किसने कहा था भाई? 3 विषय आते हैं, ये एमिल दुर्खिम ने कहा था। लेकिन आगे वही प्रश्न पूछा गया कि समाज शास्त्र के विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे सामाजिक आकारिकी, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी। ऐसा किसने कहा था भाई? तो जिन्सबर्ग महोदय ने कहा था। 3 भागों में बांटा जा सकता है, दुर्खिम ने कहा था। 4 भागों में बांटा जा सकता है, तो एम जिन्सबर्ग ने कहा था। अगला है समाज शास्त्र की प्रकृति कैसी है? अनुभाविक है, सिद्धांतबद्ध है, नीति निरपेक्ष है या इनमें से कोई भी नहीं? तो याद रखिएगा कि समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है? अनुभाविक है। हम समाज शास्त्र में तथ्यों का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, और उसके बाद जो प्राप्त निष्कर्ष है उसके द्वारा हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि फला समाज की विशेषता, फला समाज में परिवर्तन कैसे रहा होगा, क्या कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? अनुभाविक विषय है ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40। समाजशास्त्र का महत्व है। क्या महत्व है भाई समाज शास्त्र का? व्यवहारिक महत्व है, सैद्धांतिक महत्व है, अव्यवहारिक महत्व है या इनमें से कोई नहीं? ये बड़ा आसान सा उत्तर है, व्यवहारिक महत्व है। क्योंकि समाज शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जो तथ्य उभर कर सामने आते हैं, इससे हम समाज में होने वाले परिवर्तन, है ना, सामाजिक विघटन, सामाजिक निर्माण, पुनर्निर्माण इत्यादि का हम लोग क्या है, आकलन कर पाते हैं। तो ये व्यवहारिक महत्व है इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41। सामाजिक समस्याओं के समाधान में समाज शास्त्र क्या है? सहायक है, सहायक नहीं है, तटस्थ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। है ही बिल्कुल। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक है, क्योंकि समाज शास्त्र के अंतर्गत किसी भी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या का अध्ययन करके उनके क्या है, कारण, प्रभाव और परिणाम का अध्ययन किया जाता है। तो इससे जो प्राप्त निष्कर्ष होता है उसके द्वारा क्या होता है, समस्या समाधान में हमें आसानी होती है। ठीक है। अगला है, ग्रामीण पुनर्निर्माण में समाज शास्त्र अनुपयोगी है, उपयोगी है, निष्क्रिय है? ये तो बड़ा साधारण सा प्रश्न है, लेकिन आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने लिख दिया है इसको कि ग्रामीण पुनर्निर्माण में समाज शास्त्र क्या है, बिल्कुल उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी की बौद्धिक परिस्थितियां समाज शास्त्र के विकास में सहायक रही, निष्क्रिय रही, सहायक नहीं रही या इनमें से कोई नहीं? आप खुद देखिएगा, 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो बौद्धिक परिस्थितियां उपजी, उसने क्या किया, उसने यूरोपीय समाज को परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। ठीक है ना। और इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देखिएगा समाज शास्त्र विषय का जन्म रहा है या जन्म हुआ है। तो ये सहायक रही हैं। इसके अलावा देखिएगा, टीवी बार्टमोर ने समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास को कितने चरणों में बांटा है? ये भी आप जानते ही हैं कि 1972 ईस्वी में, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, फिर से आपको एक बार, कि 1972 ईस्वी में टीवी बार्टमोर महोदय ने समाज शास्त्र के विकास को 4 चरणों में बांटा। इसके बाद देखिएगा, रिपब्लिक किसकी कृति है? तो आपने बताया था हमने आपको कि ये प्लेटो की कृति है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर है, बार्टमोर ने तृतीय चरण की शुरुआत कब से मानी है? याद आ रहा है? कल हम लोगों ने जब समाज शास्त्र का जो
क्रमिक विकास को पढ़ा था, तो हमने बताया था ना कि टीवी बॉटमोर महोदय ने उसको 4 चरणों में बांटकर पढ़ने पर बल दिया। पहला जो चरण था वो आरंभ से लेकर 13वीं शताब्दी तक था, दूसरा चरण जो था 13वीं से 15वीं शताब्दी तक था, और तीसरा चरण जो था वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी तक था, और चौथा चरण जो था 19वीं से लेकर के अब तक। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा क्या गया है कि बॉटमोर की तृतीय चरण शुरू होती है कब से, तो आप कहेंगे क्या भाई, 15वीं शताब्दी से। ऑप्शन है 16वीं, 14वीं, 15वीं या 18वीं, तो 15वीं शताब्दी से। इसके बाद है चतुर्थ चरण का आरंभ माना जाता है ना, कामटे से, वेबर से, दुर्खीम से या पार्शन से। तो चतुर्थ चरण कब था भाई, याद कीजिएगा 19वीं शताब्दी और उसके बाद। तो चतुर्थ चरण की शुरुआत में ही कौन है, अगस्त कामटे महोदय हैं 1838 में। तो चतुर्थ चरण का जो आरंभ है वो कामटे महोदय से माना जाता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। आप लोग कर चुके हैं, बताइए। कल इस अवधारणा को हमने बताया था कि समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र सीमित रखा जाए या विस्तृत रखा जाए, इसी विषय पर समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित 2 संप्रदाय का उदय हुआ, समन्वयात्मक और दूसरा क्या था, स्वरूपात्मक, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। 4 नाम है, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, वॉन वीज और हॉबहाउस। देखिएगा ये तीनों नाम जो है, ये तीनों नाम किससे संबंधित है भाई, तो ये तीनों जो नाम है वो किससे संबंधित है बता सकते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, बताया ना मैंने आपको कि समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए, इस विचार को मानने वाले लोग क्या कहलाए, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित, और समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र को विस्तृत रखा जाए उसको क्या कहा गया, क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय। तो यहां पूछा है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन है, आपको पता होना चाहिए। इसके फाउंडर ही हैं कौन, खुद जॉर्ज सिमेल। बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं भाई, तो ये तीनों के तीनों समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखने के पक्षधर हैं। तो आप जानते ही हैं कि भाई जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसी का एक नाम क्या है, विशिष्टात्मक संप्रदाय, है ना। यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों, है ना। स्वरूपात्मक संप्रदाय को ही ना बोलते हैं हम लोग विशिष्टात्मक संप्रदाय। तो ऑप्शन में आपको भरमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे दिया है कि स्वरूपात्मक, विशिष्टात्मक और समन्वयात्मक। तो ये दोनों क्या थे, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखने के पक्षधर थे, और ये समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को विस्तृत रखने के पक्षधर थे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है ना। तो कौन नहीं है भाई, सोरोकिन तो है ही, इमाइल दुर्खीम भी है, हॉबहाउस भी है, वॉन वीज नहीं है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, वॉन वीज, क्योंकि वॉन वीज जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों का मानना है, ध्यान से सुनिएगा, समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को व्यापक रखा जाए, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को मानव शास्त्र के साथ स्वतंत्र छोड़कर बाकी विषयों के साथ सीमित रखा जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं उनका मानना था कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को व्यापक रखा जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं।
तो इतना ही प्रश्न देखिएगा अभी है। अभी इससे रिलेटेड और भी है, क्योंकि देखिएगा समाज शास्त्र में क्या है, जो समाज शास्त्र को विज्ञान माना जाए कि नहीं उससे, या समाज शास्त्र का अन्य दूसरे विज्ञान के साथ क्या संबंध है, जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो कल उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज इतना ही, कल हम लोग इसी निर्धारित समय पर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का।